प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे अक्षार के गुणधर्मों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने अम्ल के गुणधर्मों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करें अक्षार के गुणधर्मों के बारे में, और उनमें से कुछ गुणधर्म जो हमने जब अम्ल व अक्षार के बीच अंतर किया था, उनमें से कुछ गुणधर्मों को हमने डिस्कस किया था। जैसे कि पहला गुणधर्म जो होता है इसका स्वाद में कड़वे होना। अक्षार क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, और जब हम इसको छूते हैं तो स्पर्श में कैसे होते हैं? वो चिकने होते हैं। फिर हमने जब लिटमस टेस्ट के बारे में पढ़ा, इसके बारे में, तब ये क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला करते हैं। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि फिनोप्टलीन जो होता है वह अम्ल पर प्रभाव नहीं डालता, बल्कि किस पे डालता है? अक्षार पर प्रभाव डालता है। और क्या कैसे डालता है? जैसे हम अक्षार में डालते हैं वह कलर चेंज कर जाता है, और वह रंगहीन से क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। यानी फिनोप्टलीन एक किस्म से सूचक था इसके लिए, लिटमस भी सूचक है, और फिनोप्टलीन दोनों क्या इनके लिए सूचक। लिटमस जो था प्राकृतिक सूचक था, और फिनोप्टलीन जो होता है वह क्या होता है? कृत्रिम सूचक, यानी कि मानव निर्मित सूचक है। इस तरह हमने 4 प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। जैसे कि पहला जो मैंने 5वां जो पॉइंट लिखा है, धातु से क्रिया। अम्ल जो होते हैं वो धातु से क्रिया जो करते हैं, वो लगभग सभी धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन अक्षार जो होते हैं सभी धातुओं से क्रिया नहीं करते, और कुछ धातुओं के साथ क्रिया करते हैं। और जब वो धातु के साथ क्रिया करते हैं, जिस तरह से अम्ल ने अभिक्रिया की थी, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, उसी तरीके से यह भी क्या करता है? जिस धातु के साथ यह अभिक्रिया करता है, उस धातु के साथ अम्ल उस धातु के साथ क्या है? लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक धातु है जिंक, और इसमें हम डाल रहे हैं कौन सा अक्षर? NaOH। यहाँ पे मैं कुछ अक्षर के नाम लिख देता हूँ जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। NaOH जो होता है उसका हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, NaOH का और KOH का। ये प्रबल अक्षर होते हैं। ये दोनों कैसे अक्षर है? प्रबल अक्षर है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रबल क्या होते हैं और दुर्बल अक्षर कैसे होते हैं, प्रबल अम्ल क्यों होते हैं और दुर्बल अम्ल क्यों होते हैं। उसके बाद यहाँ पे NH4OH, ये एक दुर्बल अक्षर है। तो यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अक्षर धातु से क्रिया नहीं करती हैं, तो यानी कि धीमी क्रिया करते होंगे या बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं, इसलिए कौन से अक्षर अभिक्रिया कर पाएंगे? वो अक्षर अभिक्रिया कर पाएंगे जो क्या होंगे? प्रबल होंगे। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल किसका ले रहा हूँ? प्रबल अक्षर का। जैसे मैं इसको जिंक में डालता हूँ तो हमारे पास निर्माण होता है सोडियम जिंकेट का। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये क्या होता है? लवण, और इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। और यहाँ पे इसका नाम क्या है? सोडियम, इस अक्षर का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम सूत्र निर्माण करने की विधि बताते हैं। उस वीडियो के अंदर आपने पढ़ा होगा NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Na क्या होता है? सोडियम, OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। और ये धातु कौन सी है? जिंक धातु, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। तो यानी कि जब जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, तब सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे हमने अम्ल के अंदर अभिक्रिया करते समय क्या कहा था कि आप उस H को हटाना है और उसकी जगह क्या लगाना है? जिंक लगाना है, नहीं धातु लगानी है। इसमें भी ऐसा ही करना है वैसे तो। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है? NaOH Zn जो यहाँ पे है, लेकिन Zn की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। यानी उसके साथ जो रिएक्ट करेंगे, कितने रिएक्ट करेंगे? वो NaOH 2 रिएक्ट करते हैं, और इसलिए मैं यहाँ पे इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देता हूँ। तब हम क्या देखते हैं
ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या है रिप्लेस हो जाते हैं, जिंक जो उनको रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन के गैस के रूप में चला जाता है और हमारे पास आता है ये। जब हम किसी सूत्र को लिखते हैं तो होता क्या है बेसिकली, जो सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है या विद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं उनको हम पहले लिखते हैं। जबकि सोडियम जो होती है एक अच्छी धातु है, विद्युत धनात्मक धातु है, तो इसलिए हम सोडियम को पहले लिखते हैं। सोडियम कितने यहाँ पे एक, यहाँ पे हो एक, यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर सोडियम Na2, फिर धातु को ही रखते हैं बाद में भी, फिर Zn, और फिर ये ऑक्सीजन क्या होती है धातु, इसको हम रखते हैं फिर बाद में। तो हमारे पास फार्मूला आता है Na2ZnO2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव किससे ज़्यादा है, Zn से, तो पॉजिटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, वो कैरी करेगा सोडियम। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, ये जो पार्ट बच जाता है उसके पास फिर क्या आता है ZnO2 नेगेटिव, ये बनता है जिंकेट आयन, इसका नाम होता है जिंकेट आयन। जो बच्चे NTSA के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है ये, उनको याद रखना चाहिए कि ये जो आयन बनता है वह क्या होता है, जिंकेट आयन होता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो अम्ल के साथ जो क्रिया हो रही थी और इस क्रिया के अंदर क्या फर्क है, इसमें धातु जो है वह ऋण आयन का भाग है। किसका भाग है, धातु ऋण आयन का भाग है। कौन है, धातु। जैसे हमने उसमें आपने देखा होगा Zn प्लस H2SO4, ये अम्ल के साथ क्रिया थी और इसमें हमारे पास आया था ZnSO4 प्लस H2। इसमें Zn के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे SO4 के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज था। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, Zn जो क्या है पॉजिटिव आयन है, लेकिन यहाँ पे जो धातु है Zn वो किसका भाग है, एक ऋण आयन का भाग होती है। इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं में जो अम्ल के साथ अभिक्रिया थी और क्षार के साथ जो अभिक्रिया थी, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे जो धातु होती है वह किसका भाग बनती है, वह भाग बनती है ऋण आयन का भाग बनती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धातु से क्रिया किस प्रकार करते हैं। जैसे धातु के साथ क्रिया करते हैं वहाँ पे एक लवण बनता है, जैसे इसमें केस में क्या बना था, सोडियम जिंकेट, और जो धातु होती है वह उस जिंकेट आयन का हिस्सा यानी कि ऋण आयन का वह हिस्सा है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, जो धातुएं अक्षार के साथ क्रिया करती है वे धातुएं अक्षार के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं धातु से क्रिया के बाद आता है अक्षार से क्रिया, इसके साथ अम्ल से क्रिया। जैसे हम अक्षार अम्ल के केस में हमने पढ़ा था अक्षार के साथ क्रिया, अब हम अक्षार की क्रिया करवा रहे हैं अम्ल के साथ। अब मैं चाहे अम्ल को अक्षार के साथ क्रिया करवा रहा हूँ या अक्षार को अम्ल के साथ क्रिया करवा रहा हूँ, बात एक ही है। तो वह जो अभिक्रिया थी सेम अभिक्रिया हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमने अम्ल के अक्षार के साथ क्रिया में लिखी थी उसी क्रिया को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि छठा हमारा टॉपिक है अक्षार से क्रिया। अम्ल से क्रिया, सॉरी अम्ल से क्रिया। अम्ल हमने वहाँ पे कौन सा लिया था, HCl, और यहाँ पर अक्षार कौन सा हमारे पास, NaOH। जैसे अभिक्रिया करते हैं क्या बनता है, उसमें हमने पढ़ा था कि अम्ल व अक्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि यहाँ से H रिप्लेस हो जाता है और वह धातु ग्रहण कौन करता है, उस धातु को रिप्लेस, ये धातु जो उसको ग्रहण कर लेती है, तो यहाँ पे बनेगा NaCl। अब पार्ट कौन सा बचेगा पीछे, यहाँ से OH बच जाता है, यहाँ से H, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे। तो यानी हमारे पास क्या आता है, ये जो है सोडियम क्लोराइड जो है लवण है और ये जल होती है। यानी जो अम्ल अक्षार परस्पर क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व जल का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने लिखा अम्ल अक्षार की क्रिया, जो कि आपने अम्ल के केस में भी पढ़ी और अक्षार के केस में, दोनों केस में आप पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ रहे हैं अधातु ऑक्साइड से क्रिया। अधातु ऑक्साइड से क्रिया।
अधातु ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उदाहरण ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिया मैंने उदाहरण ये, क्योंकि कार्बन क्या होती है कि अधातु होती है। कार्बन अधातु है तो इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पे क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, अधातु ऑक्साइड। और इसकी क्रिया करवा रहा हूँ किसके साथ में, NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या आता है, ये विक्रिया करके बनाते हैं Na2CO3 प्लस H2। ये एक लवण है और ये क्या है, आपको पता है ये क्या है, जल है। ये क्या है, अक्षार। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, ये क्या था, जल था, यहाँ पे क्या था, अक्षार था, और यहाँ पे क्या था, अम्ल था। अब इन दोनों विक्रियाओं को अगर मैं तुलना करता हूँ तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि अगर इनकी प्रोडक्ट सेम है और रिएक्टेंट भी अगर सेम है तो प्रोडक्ट भी सेम आने चाहिए। जल के साथ जल मिल रहा है, यहाँ पे लवण के साथ लवण मैच कर रहा है, अक्षार के साथ अक्षार मैच कर रहा है, तो ये क्या होगा, अम्ल के साथ अम्ल मैच करना चाहिए, यानी कि CO2 क्या होगी, एक अम्लीय गैस होगी। CO2 जो है क्या होगी, एक यानी CO2 जो है ना, उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय प्रकृति होगी। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, जो अधातु ऑक्साइड होती है वह किस प्रकृति की होती है, वह अम्लीय प्रकृति की होती है। जैसे कि हमने जब धातु ऑक्साइड की क्रिया करवाई थी अम्ल के साथ, तब हम क्या पढ़ रहे थे कि धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के, और यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आप याद रखना, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के और धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अभी 8वां जो पॉइंट है वह है विद्युत का चालन करते हैं, यानी अक्षार भी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। और आपने इससे पिछली वीडियो में जब अम्ल के गुण धर्मों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो अम्ल भी क्या कर रहे थे, अम्ल भी विद्युत का चालन कर रहे थे। और उसमें हमने पढ़ा अम्ल विद्युत का चालन क्यों करते हैं, क्योंकि वह आयनीकृत हो जाते हैं। और वहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर उसमें आयन थे इसी वजह से विद्युत का चालन हो रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ NaOH अगर मैं डाल रहा हूँ तो क्या NaOH ही अपने दम पे विद्युत का चालन करवा सकता है, तो ये होगा आंसर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आयन नहीं होंगे तब तक विद्युत का चालन नहीं होगा। तब यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहाँ कंक्लूजन निकलता है या निष्कर्ष निकलता है कि जो अक्षार होते हैं वो भी क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं। अम्लों ने, जो अम्ल थे, उन्होंने विद्युत का चालन इसलिए किया था क्योंकि वो जल में आयनीकृत हो रहे थे। तो अक्षार भी अगर विद्युत का चालन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि ये भी क्या होते हैं, ये भी विद्युत का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि ये भी आयनीकृत होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आयनीकृत, यानी कि जल में जो होते हैं आयनीकृत होते हैं। अब आयनीकृत कैसे होते हैं, जैसे हमने अम्ल के केस में पढ़ा था कि इनमें कॉमन क्या था। अम्ल के केस में हमने कॉमन देखा कि उसमें H कॉमन था और वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन के रूप में वो बाहर निकल जाता है। इसमें देखो हम अक्षार जो है किस तरह से आयनीकृत होता होगा। इसमें हम क्या देखते हैं, क्या है, इनके पास OH कॉमन है, इसके पास भी क्या है OH, और इसके पास भी क्या है OH है। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर ये आयनीकृत होंगे तो कैसे होंगे, ये आयनीकृत होंगे OH की वजह से। यानी NaOH जो आयनीकृत होकर क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसको क्या बोलता हूँ मैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपने जब हमने सूत्र लिखने के बारे में सीखा था तब हमने सीखा था ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि जो अक्षार होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन का। यानी जल के जलीय विलयन में वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। कौन, अक्षार। जो अम्ल थे वो क्या कर रहे थे, हाइड्रोनियम आयन, और ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। KOH वो भी क्या किस तरह से टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी पोटासियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। और NH4OH जो है इसको नाम होता है, इसका नाम आपको याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम इसका, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो बनता है, क्या बनता है इसका, NH4 पॉजिटिव, इसका नाम होता है अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये बेसिकली किससे बनता है, ये जो अमोनियम आयन जो होता है वो अमोनिया से बनता है। किससे बनता है, अमोनिया से। अमोनिया को जब हम, अमोनिया जो गैस होती है, जब इसको मैं किस में डालता हूँ, वाटर में, तब क्या बनता है, NH4OH बनता है। तो इससे हमें यही पता लग रहा है अमोनिया गैस किस प्रकृति की, अक्षारीय। जो NTSC के बच्चे हैं उनसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अमोनिया गैस जो होती है वो किस प्रकृति की होती है, वो होती है अक्षारीय प्रकृति की। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन सब में कॉमन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे भी क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि अक्षार के अंदर कौन सा आयन कॉमन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सांद्र व तनु अम्ल के बारे में। सांद्र एक बात समझ लिए क्या होता है, सांद्र का मतलब गाढ़ा और तनु का मतलब गाढ़ा ना होना। जैसे आप दूध जब पीते हो, आप घर में दूध पीते हो और वहाँ पे आप अच्छा दूध पीते हो तो वह क्या गाढ़ा दूध होता है। लेकिन आप उसको अगर पानी मिला के पी रहे हो तो क्या होगा, दूध जो होगा क्या होगा, वह तनु होगा। यानी आप पहले सांद्र दूध पी रहे थे, लेकिन अगर आप पानी मिला करके उसको पी रहे हैं तब वह क्या हो, तनु हो जाता है। यानी सांद्र का अर्थ होता है जिसमें पानी की मात्रा कम हो, और तनु का अर्थ होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। तनु का मतलब पानी की मात्रा अधिक होना, और सांद्र का मतलब होता है पानी की मात्रा कम होना। तो सांद्र जो अम्ल होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और तनु अम्ल जो होते हैं वो इतने अधिक खतरनाक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे, और वो निर्भर करता है कि किस पे, पानी की मात्रा उसमें कितनी है। ठीक है, यहाँ पे सांद्र अम्ल को अगर हम तनु अम्ल हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कि क्या है, तनु अम्ल क्या, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, तो हम क्या करते हैं, सांद्र अम्ल में अगर पानी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं, और उससे क्या हुआ, सांद्र अम्ल कैसा बन जाता है, वो तनु अम्ल बन जाता है। यानी वह सांद्र से हम तनु उसको कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तनुकरण बोलते हैं। यानी तनुकरण का अर्थ होता है सांद्र से तनु करना, सांद्र से, और किस तरह करना, पानी के द्वारा। हम क्या मिलाते हैं, इसमें पानी मिलाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, सांद्र जो होता है, सांद्र अम्ल के अंदर प्रति इकाई आयतन जो आयन होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, जबकि तनु के अंदर प्रति इकाई आयतन जो है, जो आयन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है। सांद्र में प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या अधिक, तनु में प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या कम होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तनुकरण। यानी प्रति इकाई आयतन आयनों की संख्या को कम करना तनुकरण कहलाता है। यानी उसमें हम जल मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो प्रकार के चित्र बनाए हैं। एक चित्र यह जिसमें मैं जल के अंदर अम्ल मिला रहा हूँ, और एक ऐसा है जिसमें अम्ल में जल मिला रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अम्ल सांद्र तनु, सांद्र अम्ल तनु अम्ल, अक्षार बीज जो होते हैं वो तनु हो सकते हैं और सांद्र हो सकते हैं। यानी अक्षार बीज होते हैं सांद्र होते हैं और तनु होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से मैं अम्ल में जल मिला रहा हूँ, और यहाँ पे जल जो है, जल में अम्ल यहाँ मिला रहा हूँ, और यहाँ पे अम्ल में मैं जल मिला रहा हूँ, और यहाँ कांच की छड़ होती है जिससे हम उसको बार बार घुमा करके मिलाते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या दोनों तरीके अपना सकते हैं कि क्या ये तरीका और या ये तरीका दोनों अपना सकते हैं? तो हमारा आंसर होगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जब मैं इसको अम्ल को जल में मिलाता हूँ तो अम्ल क्या होता है, अम्ल का घनत्व जो होता है जल से अधिक होता है, इसलिए वो पानी के नीचे बैठ जाता है, और इसको मिला करके यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं। और जो तनुकरण की जो क्रिया होती है वह क्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। यानी उसमें क्या होती है, ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा अधिक मात्रा में। जब अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी उसमें से, तो क्या होगा कि जब ये जल अम्ल, जैसे मैं जल में डालूंगा, ये अम्ल जो होगा जल से क्रिया करेगा, तो इसमें क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो उसकी वजह से गर्म होगा, और ये जल जो है, ये जो अम्ल होता है यहाँ पे गिरता है, जिसकी वजह से सारी ऊष्मा जो है इस पानी के अंदर रह जाती है, और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह जो जल है इसमें गर्म हो जाता है। इसमें देखिए क्या होता है कि अब जल जो है वो उसका घनत्व अम्ल से क्या होता है, कम होता है।
इसलिए पानी जैसे मैं डालता हूँ इसमें पानी की बूंद ऊपर आ जाती है और जैसी पानी की बूंद इससे टच करेगी एकदम से क्रिया होगी और ऊष्मा से प्रक्रिया होने की वजह से यह जल जो है भाप में परिवर्तित हो जाएगा। और भाप का आयतन क्या होता है, अधिक होता है जल के आयतन से। और बीकर को हो सकता है वह भाप जो है एकदम से जब निकलेगी तो बीकर उससे टूट सकता है और बीकर टूटने से जो अम्ल होगा वह हमारे शरीर पर गिर सकता है या हमारी आंखों में गिर सकता है या हमारे कपड़ों में गिर सकता है, इसलिए वो हानिकारक होगा। तो इसलिए तरीका कौन सा होना चाहिए, ये तरीका सही होता है जबकि ये तरीका क्या होता है, गलत होता है। इसलिए हमें हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल, क्योंकि अम्ल में जब हम जल मिलाते हैं तो यह तनुकरण की जो क्रिया होती है ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, जिसमें जो है जल जो है भाप में परिवर्तित होकर के बीकर को तोड़ सकता है और इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक होगा। तो इस प्रकार हमने डिस्कस किया कि तनुकरण करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, न कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। तो ये जो तरीका है वो गलत है। कांच की जो हम छड़ इसमें डालते हैं उसे बार बार हिलाते रहना चाहिए ताकि जो ऊष्मा इसमें संचरित हो रही है वो सारे जल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाए और एकदम से जल या बीकर जो है नीचे से गर्म ना हो। इस प्रकार हमने अक्षार के गुण धर्मों के बारे में डिस्कस किया। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अक्षार, दुर्बल अक्षार क्या होते हैं और किस प्रकार उनको पहचान करते हैं कि ये प्रबल अम्ल होगा या दुर्बल अम्ल होगा या प्रबल अक्षार होगा या दुर्बल अक्षार होगा। आशा है आपको वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए।